नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का एजिलाइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे प्रीलिम्स, चाहे मेंस, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, हमेशा ही जो है दोनों आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, उनका एक बहुत फेवरेट टॉपिक जो है वो पॉवर्टी रहता है। अब पॉवर्टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो यही है, टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। कि पॉवर्टी जिस भी फॉर्म में रह रही है उसको हमें जो है वो क्या करना है, खत्म करना है। क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी पहला ही पार्ट है, इसलिए भी जो है ये स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं और मेंस में भी काफी बार, या देखें आप तो हर साल ही जो आपका पॉवर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो आज जो इस क्लास का हमारा फोकस होगा वो होगा कि कैसे जो है हम पॉवर्टी को होलिस्टिक व्यू में पढ़ सके, ताकि चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड छूटे ना। और हम बीच बीच में आपको ऐसे भी क्वालिटी एडिशन, मतलब वैल्यू एडिशन चीजें बताएंगे जिससे जो है आपके क्वेश्चन को एनरिच करने में और मदद मिलेगी। तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो है रिलेटेड है पॉवर्टी से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पॉवर्टी जो है हम हमेशा किस पे चेक करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है हम लेके चलते हैं कि भाई अगर पर कैपिटा इनकम आपकी इससे कुछ, मतलब एक बेंचमार्क होता है कि अगर पर कैपिटा इनकम आपसे आपकी इससे कम है तो आप पुअर है, नहीं तो आप पुअर नहीं है। हम उसमें देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम के लिए क्या क्या जो है डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट आई है। अगर हम बात करें तेंदुलकर कमेटी जो आई थी 2009 में, और एक उसके बाद एक और कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसको हम बोला जाता है रंगाराजन कमेटी, जो आई थी 2011 में। इन कमेटी के अनुसार क्या था, उन्होंने जो है दो सेक्टर में, रूरल और अर्बन में जो है चीजों को बांट दिया था। तो तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि रूरल एरिया में जो इंसान हर रोज 27 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है, और अर्बन एरिया में ये चीज रखी गई 33 रुपीज। फिर जो रंगाराजन कमेटी आई, उन्होंने इसको मॉडिफाई करके क्या किया, 32 रुपीज और 47 रुपीज। लेकिन ये जो डेटा हमारे पास है वो हमें लगता है, क्योंकि अगर हम 2023 में है तो 2009 और 11 की कितनी जो रिपोर्ट्स है वो आज भी जो है वो इंपॉर्टेंट है या रिलेटिव है, उसका आंकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि एनीवन लिविंग ऑन लेस देन $2.15 पर डे, यानी जो इंसान एक दिन में $2.15 नहीं कमा पा रहा है, उसको हम कहेंगे कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, तो अगर हम बात करें कि $1.80 है, तो इसका मतलब है अगर 170 से 175 रुपए से कम आपकी इनकम है भारतीय, अगर हम उसको करेंसी में कन्वर्ट करें तो माना जाता है कि आप पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो ये जो हमारे पास एक फैक्ट्स, तीन फैक्ट्स जो है, उसका यूज जो है हम अपने जो स्टार्ट को या अपने जो आंसर को एनरिच करने के लिए कर सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो बात करती है सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन को जो है अमर्त्य सेन, जो एक इकोनॉमिक स्कॉलर है, उन्होंने इसको बहुत एक अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया था। उन्होंने कहा था पॉवर्टी इज लैक ऑफ व्हाट वन नीड्स टू लिव इन द सोसाइटी, नॉट ओनली टू सर्वाइव बट ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। जिसका मतलब है, अमर्त्य सेन कहते हैं कि पॉवर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपने आप को सिर्फ सर्वाइव करना है इस दुनिया में, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि आपको जीने में कमी आ रही है। और वो कमी हो सकती है कि अगर आप पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट भी अगर सोसाइटी में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी किस में आता है, पॉवर्टी में। यानी उन्होंने जो है पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल मैनर्स में जो है वो फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहने का महत्व ये था कि पॉवर्टी जो है सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया तक रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका जो रिलेशन है कि आप कितना कंट्रीब्यूट सोसाइटी में कर पा रहे हो, कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, उससे भी जो है वो पॉवर्टी का जो है वो रिश्ता है। अब हम बात करेंगे कि अगर देश में पॉवर्टी है, जो हमने फैक्ट्स देखे उसके अनुसार भी अगर हम बात करें, या हम सेंसस की बात करें कि जो कहता है कि 25% से ज्यादा लोग या 22% से ज्यादा लोग या 21% से ज्यादा लोग हमारे पास जो है पॉवर्टी रेखा से नीचे है,
अभी जो एक और रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट, जो कहती है कि भारत में जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी इंक्रीज हो चुकी है और 4.6 करोड़ पीपल जो है एडिशनल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ड्यू टू कोविड 19 जा चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो ये रिपोर्ट सारी बोल रही है या जो हमने डेफिनेशंस को देखा कि क्या पॉवर्टी होती है, उसके कॉजेज क्या क्या है। क्योंकि कोई भी चीज इस विश्व में बिना कारण के नहीं होती है। तो अगर कोई भी चीज हमारे देश में है या विश्व में है, उसका रीजन क्या है, तो हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी हमारे देश में है उसका रीजन क्या है। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन प्रेशर। वर्तमान में हम जो है वो दूसरे सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलेटेड जो हमारी कंट्री है, बहुत जल्द हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। ये किसने मुझे बताया? यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यही है कि इंडिया इज सेट टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023, जिसमें हम जी रहे हैं। क्योंकि जब भी पॉपुलेशन प्रेशर होता है तो कोई भी जो पॉलिसीज बन रही होती है उसको टारगेट करना और जो उसके टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करना हमेशा ही एक मुश्किल काम हो जाता है। और उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्कीम से वंचित रह जाते हैं, उनकी वेलफेयरिज्म से वंचित रह जाते हैं, और जिसके बावजूद हमारे पास क्या होता है कि पॉवर्टी बढ़ती जाती है। दूसरी बात अगर हम करें कि भाई ये पॉवर्टी का रीजन हमारे पास क्या है, वो होता है ओवर पॉपुलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो लगभग लगभग 17 से 18% तक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट में इसकी हम कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग लगभग 45% के आसपास आज हमारे पास इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। अब यानी जो जीडीपी में 18% है वो 45% लोगों में बढ़ रहा है, और प्रोडक्टिविटी उतनी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है लेस और मोर क्या है फ्लक्चुएट होकर बढ़ ही रही है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। आफ्टर कोविड 19 तो ये बढ़ी है, क्योंकि कोविड 19 के पहले अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लगभग लगभग 41 से 42% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट पब्लिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बोलती है कि वो अब बढ़ के 45% हो गए, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी ही है। तो जब कम पैसा जो है बहुत ज्यादा लोगों में बट रहा होता है तो क्या रहता है कि वो जो सेक्टर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, पुअर रहता है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर पॉपुलेशन है या ओवर क्राउडेड जिसको हम बोल सकते हैं, उससे भी क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी उतनी ही है, लेकिन नंबर ऑफ लोग जो उसमें एम्प्लॉयड है वो बढ़ते ही जा रहे हैं या उतने स्टेगनेंट है। तो कम इनकम ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उससे क्या है कि लोगों का उत्थान नहीं हो पा रहा है, और एक बड़ा रीजन जो है वो पॉवर्टी में आने का है। तीसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे दो इशू है जिसके ऊपर आजकल पार्लियामेंट में भी जो है बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर अनएम्प्लॉयड है कोई यूथ तो उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। अब जब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे। जब आपका पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो अमर्त्य सेन की डेफिनेशन से भी आप जो है वो गरीब रहेंगे। और अगर बेंचमार्क अगर आप स्थापित कर लें कि 160 रुपए या 170 या 175 रुपए जो वेरी करता रहता है, उसके हिसाब से भी हम लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी जो है एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में पॉवर्टी का। वो कैसे, वो आपको सिंपल सी डेफिनेशन से समझना पड़ेगा। क्या आपने देखा होगा कि कोई पियोन की जो है नोटिफिकेशन निकल रही है, पुलिस कांस्टेबल में अगर नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जैसे बीटेक कर लिया है, एमटेक आपने कर लिया, एमफिल आपने कर लिया है, वो लोग भी जो है उसमें अप्लाई करके जो है उसमें सिलेक्शन पाने की होड़ में है। जबकि उसका जो बेसिक क्राइटेरिया वो होता है 8th पास या 10th पास। तो अगर 10th पास लड़के का जो कंपटीशन है वो एमफिल और एमटेक वाले से है, तो वो उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। और जो वो 10th पढ़ा हुआ या जो +2 पढ़ा हुआ बच्चा है उसको फिर कहीं और रोजगार मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की सर्विसेज है अगर वो वहीं पे नहीं जा पा रहा है तो बड़ी क्वालिफिकेशन के सर्विस के लिए तो और ज्यादा ही चिकता है। इससे क्या होता है
कि जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या जिनका पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता था और उस वजह से कम पढ़ पाए, उनके लिए रोजगार जो है उस अंडर एम्प्लॉयमेंट से खत्म होते जाते हैं, और उसका भी जो है एक बड़ा रीजन जो है वो पॉवर्टी को बढ़ने में होता है। चौथी चीज, फेलियर ऑफ, मैं इसको ऊपर थोड़ा लिखता हूं, और जो पहले हमने 3 लिखे मैं उसको मिटा रहा हूं। चौथी चीज जो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में, वो आता है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब डेमोक्रेसी क्या बोला जाता है कि द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अगर गवर्नमेंट का रूल लोगों के लिए था, जो इनको उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, चाहे वो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी की पॉलिसी हो, चाहे वो 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स की पॉलिसी हो, कहीं ना कहीं वो पॉलिसी जो है क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में असफल रही है। कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज भी का भी जो रोल है कि उन पॉलिसीज के बावजूद या उन एजुकेशनल जो उनके पॉलिसीज थी वो लोगों तक पेनेट्रेट नहीं हो पाई, लोग जो है अवेयर नहीं हो पाए कि कैसे जो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, कैसे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। तो एलपीजी रिफॉर्म्स हो, चाहे उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी वाला फेज हो, उन पॉलिसीज का कहीं ना कहीं रोल रहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए हैं। तभी कहा जाता है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी जो सिचुएशन है उसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। उसको जॉबलेस ग्रोथ क्या बोला जाता है कि एलपीजी रिफॉर्म से जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 1990-92 के मुकाबले 2010-12 में 3.4 से 7.8% तक बढ़ गया था, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटी थी। यानी वो जो 1990-92 के समय में 1.5% थी, वो घट के 2010-12 में 1.12% आ गई थी। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज रही है उसका भी जो है बड़ा एक रोल जो रहा है वो पॉवर्टी को पेनिट्रेट करने में या कॉजेज में रहा है। एक और चीज जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में आते हैं वो है लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं स्कूल हो गए, कॉलेजेस होंगे, इनका एक्सेस अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में अभी भी कम है, क्वालिटी स्कूल्स कम है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी है तो उनका स्टैंडर्ड डे बाई डे गिरता जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। कॉलेजेस में वही एक प्रॉब्लम हो रही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वी नीड टू पे फॉर इट। चाहे हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, लेकिन अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और कई बार क्या होता है कि जो पुअर होता है वो पे नहीं कर पाता है। तो जो लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉज भी होता है पॉवर्टी का, और बाद में कॉन्सिक्वेंस भी बन जाता है। एक विशियस साइकिल जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, विशियस साइकिल भी जो बना देता है। और क्योंकि उसको अच्छे स्कूल्स नहीं मिल रहे हैं, उसको कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसको अच्छी जो है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो क्या होता है कि उस इंसान का या उस बच्चे का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी जो है वो बहुत एक रोड़ा अटकाता है। जो स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं बन पाती है, और जो उसका भी जो एक बड़ा रोल जो है हमारे पास पॉवर्टी में बन जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने कुछ कॉजेज हैं पॉवर्टी के, तो फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, या जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट्स भी होंगे। क्योंकि अगर किसी चीज कोई चीज हो रही है मार्केट में तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, इफेक्ट्स भी होते हैं। तो पहला जो पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट्स है वो है हंगर एंड स्टारवेशन, जिसको हम भुखमरी भी बोलते हैं। स्टारवेशन यानी भुखमरी। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप पुअर है, आपकी एक्सेस टू रिसोर्सेज कम होंगे। आप दिन के 100 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब आपकी चीजों को बाय करने की एबिलिटी भी तो कम होगी। उससे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबर्स, अब तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आई है, लेकिन उससे पहले क्या होता था कि अगर बिहार को कोई नौजवान जो है वो दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको फिर वो जो सब्सिडाइज फूड है वो नहीं मिलता था, उसको शॉप से ही लेना पड़ता था। और प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, यानी आज 5 रुपए की जो वीट की जो थैली आ रही है वो 125 रुपए में, जब ऑफ सीजन में 140-45 में भी हो जाती है। तो क्या हो जाता है कि उस समय उस इंसान की बाइंग पावर कम हो जाती है, और उससे क्या चांसेस होते हैं कि उसके हंगर और स्टारवेशन दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपकी एक्सेस टू रिसोर्सेज भी कम हो जाती है। दूसरा,
पॉवर्टी जो है एक विशियस साइकिल है, जो भी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे वो कैसे होता है कि पॉवर्टी, अभी हमने डिस्कस किया एक्सेस टू रिसोर्सेज कम होगी मतलब अंडर नरिश्ड। जब अंडर नरिश्ड आप होते हैं तो आपकी हेल्थ क्या होती है, पुअर। पुअर हेल्थ में क्या होती है, प्रोडक्टिविटी भी पुअर। और जब प्रोडक्टिविटी पुअर है तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, यानी पॉवर्टी बढ़ेगी। पॉवर्टी है, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी कम होगी बिकॉज पे करना पड़ता है। अगर आप एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होगी तो पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ होगी तो फिर से पुअर प्रोडक्टिविटी, पुअर प्रोडक्टिविटी होगी, इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब आपको रिवॉर्ड्स कम और पॉवर्टी फिर से जनरेट हो जाती है। तो ये क्या है, एक विशियस साइकिल बनी रहती है, यानी एक कॉज भी बन जाता है और कॉन्सिक्वेंस भी बन जाता है। तो एक विशियस साइकिल जो है पॉवर्टी क्रिएट करती है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आती है इसमें कि हम बात करते हैं कि इंडिया इज अ यंग इकोनॉमी, यानी इंडिया हैज इनफ डेमोग्राफिक डिविडेंड टू रीप, यानी भारत के पास अगर स्किल्ड मैन पावर है तो वो भारत को विश्व गुरु बना सकती है। लेकिन अगर इस स्किल्ड मैन पावर को, या जो ये हमारे पास मैन पावर है उसको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर वो पुअर है, अगर उसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज कम है, तो ये क्या भी बन सकता है, डेमोग्राफिक डिजास्टर, जिसकी बात जो है अक्सर की जा सकती है कि जो भारत में रेडिकलाइजेशन, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोग पुअर हैं, उनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। उस वजह से क्या है, जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या भी बन सकता है, डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए या किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का विषय होता है। एक और चीज जो इफेक्ट्स में हमें डिस्कस करनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर प्रोडक्टिव टू इकोनॉमी। अब पॉवर्टी का इकोनॉमी की काउंटर प्रोडक्टिवनेस से क्या रिलेशन है, कि जो जीडीपी होती है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर वाइज, कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। उसमें जो सबसे पहली बात मैंने कही वो करी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम जैसे लोग, हाउस होल्ड लोग या आम लोग जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो खाने पीने के लिए, चाहे वो कपड़े लेने के लिए, चाहे वो कोई और जरूरतों के सामान के लिए, इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में लगभग लगभग 55% है। जीडीपी में जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग लगभग 55% है। तो मेरा, अगर मैं पुअर रहूंगा इसका मतलब मेरी एक्सपेंडिचर की पावर कम रहेगी, अगर वो कम रहेगी तो जो ये कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो खतरे में आ जाएगा, और जिससे पूरी जीडीपी, पूरी इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ जाती है। तो जब तक देश कोई पुअर रहेगा उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम रहेगा, अगर वो कम रहेगा तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी कम रहती है। तो क्या होता है कि पॉवर्टी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो माना कि पॉवर्टी भी है, क्या पॉवर्टी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके कॉजेज क्या है हमने वो डिस्कस कर लिए, हमने जो इफेक्ट्स हैं पॉवर्टी के वो भी डिस्कस कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि एज एन सिविल सर्वेंट हमें जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, किसका, पॉवर्टी का, यानी पॉवर्टी को देश में कैसे किया जाए, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, वो इनिशिएटिव्स हमारे क्या होने चाहिए और किस डायरेक्शन में होने चाहिए। पहली चीज कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 18% है, लेकिन 45% जो है पीपल इन्वॉल्व है इस सेक्टर में। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा इन लोगों को। अगर डायरेक्टली बेनिफिट 45% जनता को मिल रहा है, इसका मतलब उनका उत्थान हो रहा है। जब इनका उत्थान होगा तो पॉवर्टी को काउंटर करने में लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट मेजर होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हमारी उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यानी जैसे ट्रेडिशनल क्रॉप से हमें बी कीपिंग की तरफ जाना पड़ेगा, पोल्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, फिशरीज की तरफ जाना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि जो है ट्रेडिशनल क्रॉप्स के अलावा भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, ताकि उससे जो है सीधी जो है 45% जो जनता है हमारी उनको टारगेट किया जा सके, उनको उत्थान किया जा सके। दूसरा,
encouraging the MSME सेक्टर। अब एमएसएमई सेक्टर ऐसे हैं जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो 8% है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में 17%। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो लगभग लगभग 62%। यानी ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग बहुत ज्यादा हैं। तो अगर इन सेक्टर्स की ग्रोथ होगी तो डायरेक्टली जो है इंडिया की पॉवर्टी फिगर को डिक्लाइन करने में उससे बेहतर हेल्प कहीं से नहीं मिल सकती। जैसे इनके लिए स्कीम्स आई हैं, चाहे वो हम मेक इन इंडिया की बात करें, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उभरते सितारे फंड आइए, ऐसी और स्कीम्स की हमें जरूरत होगी ताकि जो है कॉन्स्टेंटली एमएसएमई सेक्टर को जो है वो टारगेट किया जा सके, ताकि जो है वो डायरेक्टली 62% जनता जो है उनकी पॉवर्टी फिगर को डिक्लाइन करने में हमें हेल्प मिले। जब वहां हम हिट करेंगे जहां पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग हैं तो डायरेक्टली जो है पूरी इकोनॉमी को उससे फायदा होने वाला है। तीसरी चीज, एंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। जैसे अभी हमने ऊपर एक विशियस सर्कल जो हमने बनाया था उसमें हमने बात करी थी कि अगर पॉवर्टी होगी तो अंडर नरिशमेंट होगी, उससे पुअर हेल्थ होती है, फिर पुअर प्रोडक्टिविटी, और एक वो साइकिल कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस के रूप में बनती रहती है। अब हम जितनी भी बात करें, चाहे हमने वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है, लेकिन जो कड़वा सच ये है कि हंगर एंड स्टारवेशन स्टिल परसिस्ट। वो इसलिए परसिस्ट कर रही है क्योंकि जो सिस्टम है उसमें लीकेजेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है क्योंकि हम जैसे डिजिटल जो रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस डिजिटल रेवोल्यूशन से भी इस सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जिसको आईएमएफ ने भी लॉड किया है, अपलॉड किया, और उसने क्या कहा है कि इंडिया डीबीटी मॉडल वो जो है पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन के उभरा है। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो इंडिया की हेल्थ की पुअर को ड्यूरिंग द कोविड-19 इज रिमार्केबल, और उसमें किसका बहुत बड़ा रोल रहा है, डिजिटल माध्यम का। यानी डीबीटी ट्रांसफर जो है बहुत सारे स्टेट्स ने अपनाया, तो उस ट्रांसफर से भी जो है ये फूड सिक्योरिटी को टारगेट किया जा सकता है, ताकि, क्योंकि जब इंसान पुअर होता है तो उसकी कंजम्पशन फूड की कम हो जाती है ताकि वो पैसे बचा सके, और उस चक्कर में उसकी पूरी हेल्थ और उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी बिगड़ जाती है। तो ताकि उसको फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो, डिजिटल माध्यम से बेहतर ट्रांसपेरेंसी के तहत हम उस सेक्टर को हिट कर सकते हैं, ताकि जो है ये कॉज या कॉन्सिक्वेंस पॉवर्टी के लिए ना बने। इसके अलावा जो चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे वो मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या जिसको हम बोलते हैं स्किल्ड मैन पावर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगी तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भारत में भी बढ़ेगी और विश्व में भी बढ़ेगी। हम बात करते हैं कि जो विश्व जो है वो, कि जो लोग हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, यानी वहां पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो 60 से पार निकल रहे हैं, तो उनके पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो इसका फायदा कौन ले सकते हैं? भारत जैसे देश, जिसके पास यंग इकोनॉमी बहुत है। लेकिन उस यंग इकोनॉमी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिले, लोग स्किल्ड रहें, और हम किसको टारगेट कर सके? पॉवर्टी को टारगेट कर सके। तो हमने बात करी आज कि पॉवर्टी क्या है, उसके कॉजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या क्या है, और उसको अगर सोल्यूशन है पॉवर्टी का तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में कि भाई हमने एसडीजी गोल, एसडीजी 1 जो है वो टारगेट करती है पॉवर्टी को, लेकिन स्टिल देयर इज सो मच पॉवर्टी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, व्हाट आर द सॉल्यूशन दैट वी कैन प्रोवाइड टू द वर्ल्ड टू रिड्यूस द पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे ही क्वेश्चन जो एचएस में जाते हैं उसमें थोड़े डायरेक्ट आ जाते हैं कि दैट व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो हम डायरेक्टली जो है इन पॉइंट्स को वहां पे लिख सकते हैं, यूपीएससी थोड़ा घुमा के पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन जब हम इन पर्सपेक्टिव में, इन जैसे कॉजेज हो गए, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सॉल्यूशंस, जब इन सारे पर्सपेक्टिव को पॉवर्टी के देख लेंगे, समझ लेंगे, अब यहां से क्या होगा कि किसी भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आए तो हमने चीजों को होलिस्टिक व्यू में पढ़ लिया है, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एजुलाइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।